ओके जी, तो हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो है इनिशियल वाली प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम इनिशियल वाली प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं कि इनिशियल वाली प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या। ठीक है बेटा, आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमने पहले डिस्कस की थी पिछली स्लाइड के अंदर, कि आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, जिसके nth डेरिवेटिव होगा मैक्सिमम, और उसके साथ जो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होगा अगर वो वेरिएबल फंक्शन है हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन हर एक डेरिवेटिव के साथ, तो फिर हमारे पास ये वेरिएबल कोफिशिएंट की nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अगर ये कांस्टेंट होगा तो ये कांस्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, कांस्टेंट विद कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ठीक है। अब हमने जो इनिशियल वाली प्रॉब्लम की जो डेफिनेशन करनी है, इससे हमारा पास ये गर्ज नहीं है कि वो वेरिएबल कोफिशिएंट है या कांस्टेंट कोफिशिएंट है। दोनों केसेस के लिए इनिशियल वाली प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। अच्छा, अच्छा, यहाँ पे आगे जाने से पहले मैं एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि लेट्स सपोज अगर हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हर एक डिपेंडेंट वेरिएबल के या डिपेंडेंट वेरिएबल का जो डेरिवेटिव है, अगर उसका कोफिशिएंट हमारे पास कोई फंक्शन है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, तो हम ये कहते हैं कि वो विद वेरिएबल कोफिशिएंट होगी। तो क्या हर एक डिपेंडेंट वेरिएबल के जो डेरिवेटिव है उसका कोफिशिएंट ज़रूर फंक्शन ऑफ अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए? मतलब मैं समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं एक फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन लिख रहा हूँ। ठीक है, ये फोर्थ ऑर्डर है। अच्छा, y ऊपर मैंने 4 लिखा और उसको ब्रैकेट साथ लगाए। अगर मैं ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा तो इसका मतलब है क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि y की पावर है। ब्रैकेट हमें ये शो करता है कि ये इसका फोर्थ डेरिवेटिव है। ठीक है, प्लस 4y थर्ड डेरिवेटिव बार, फिर प्लस 2y सेकेंड डेरिवेटिव माइनस 3xy डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। ये मैंने एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आप अगर आप गौर से देखें ना, है क्या इस डिफरेंशियल इक्वेशन में टोटली सिर्फ एक y प्राइम ऐसी टर्म है जिसके साथ हमें जो है वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो अपीयर हो रहा है, जबकि इसके अलावा हर एक के साथ जो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट कोफिशिएंट है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें किसी एक भी ऐसे डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव के साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन अपीयर होगा, तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये विद वेरिएबल कोफिशिएंट कहलाएगी। आपने ये नहीं देखना कि ज़्यादातर जो टर्म्स हैं वो तो वो है जिसके अंदर कांस्टेंट कोफिशिएंट है, तो हमें इसे कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन बोलना है। नहीं, आपके पास अगर 100 टर्म्स हैं, 100th ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसमें से 99 जो टर्म्स हैं उनके साथ कांस्टेंट कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन सिर्फ एक ऐसी डेरिवेटिव डिपेंडेंट वेरिएबल या डिपेंडेंट वेरिएबल डेरिवेटिव है जिसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है फंक्शन ऑफ अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो पूरे का पूरा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट बन जाएगा। मेरी बात समझ आई? अच्छा, क्वेश्चन हम बात कर रहे थे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। व्हाट इज इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम? मैंने आपको बताया हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, तो उसके साथ बाज़ औक़ात हम एक कंडीशन भी दे देते हैं कि यार अगर nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हम पहले n हमें कंडीशन चाहिए। उनमें से पहली कंडीशन ये है कि y एट एक्स नॉट इज इक्वल टू वाई नॉट, वाई प्राइम एट एक्स नॉट इज इक्वल टू वाई नॉट प्राइम, अप टू सो ऑन। तो y रेज टू पावर, यहाँ पे ये yn-1 जो लिखा हुआ है इसको ब्रैकेट में हम लिखेंगे, क्योंकि अगर सिर्फ n ब्रैकेट में नहीं लिखा होगा तो इसका मतलब होगा कि वो उसकी पावर है, लेकिन अगर ब्रैकेट में लिखा होगा इसका मतलब है उसका डेरिवेटिव है। कहने का मतलब है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके साथ कंडीशन कितनी है? n कंडीशन है। n कंडीशन होने का मतलब ये है कि सारी की सारी कंडीशन कहाँ पे हैं?
ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स नॉट एक कांस्टेंट है, एक्स नॉट एक कांस्टेंट है। याद रखिएगा, जितनी भी ये कंडीशन है एन कंडीशन है। क्यों? क्योंकि nth ऑर्डर डेरिवेटिव था, तो सारी की सारी जो कंडीशन है सिर्फ और सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स नॉट के करस्पॉन्डिंग गिवन है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास ये कंडीशन इनिशियल कंडीशंस हैं, और इन कंडीशन के होते हुए ये आपके पास जो nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये जो इसके साथ कंडीशन है, अगर इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे तो हमारे पास जो चीज़ मिलेगी दैट इज कॉल्ड आ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है, कहने का मतलब है कि आपके पास सिर्फ एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, तो दैट इज कॉल्ड जस्ट अ डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ जब आपके पास कंडीशन भी आ जाएंगी, और वो भी कंडीशन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल की सिर्फ एक ही वैल्यू होगी, तो दैट इज कॉल्ड अ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है, आगे हमारे पास बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम की एक कंडीशन है। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम क्या है? बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में हमारे पास वही डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी, लेकिन उसके अंदर हमारे पास क्या आएगा कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू है, एक लेट्स सपोज हमारे पास ए पे आई और दूसरी हमारे पास बी पे आई। हमने यहाँ पे जानबूझ के सिर्फ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस किया है, क्योंकि सिर्फ मैं आपके सामने शो ये करना चाह रहा था कि फ़र्क क्या है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का। देखें, आपके पास अगर लेट्स सपोज एक डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर y प्राइम प्लस 3xy प्राइम इज इक्वल टू 8। तो अब सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका क्या मतलब हुआ? हमें दो कंडीशन चाहिए y की। एक हम बात करते हैं y एट 1 इज इक्वल टू 8, और एक हम करते हैं y प्राइम एट 1 इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल पहली कंडीशन में भी 1 है, दूसरी कंडीशन में भी 1 है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन प्लस ये कंडीशन मिलके एक सेट बनता है। इस सेट को हम कहेंगे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। अब यही क्वेश्चन मैं दोबारा लेता हूँ। ठीक है, मैं दोबारा लेता हूँ, और मैं लेता हूँ y डबल प्राइम प्लस 3xy प्राइम इज इक्वल टू 8। लेकिन अब मैं कंडीशन क्या ले रहा हूँ? y एट 1 इज इक्वल टू 3 एंड y एट 3 इज इक्वल टू 9। ये देखिएगा, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू 1 है और यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू 3 है। मतलब कि आपके पास यहाँ पे आप यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो वैल्यूज़ है वो एक से एक ही नहीं है, बल्कि डिफरेंट डिफरेंट है। तो इसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास जो सेट बन रहा है, कौन सा? ये सारा का सारा जिसके अंदर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन भी है प्लस दो कंडीशन भी हैं। लेकिन ये दोनों की कंडीशन कौन सी हैं? बाउंड्री कंडीशन है। तो इस वजह से ये पूरे का पूरा सेट जो बनेगा ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम बनेगा। ठीक हो गया। इसी तरीके से हम अगर nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे, तो उसके अंदर हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, और उसके साथ दो ही कंडीशन अपीयर होंगी, और वो दोनों कंडीशन इसी तरीके से हमने आएंगी जो हमने भी डिस्कस की।